आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने जितने भी महत्वपूर्ण अकाउंटिंग जो अपनी ट्रिम्स थी वो हमने सब कर ली थी। उनमें दोस्तों हमने क्या देखा था, हमने उसके अंदर जो अपने जो सोर्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने देखा, हमने वाउचर्स को देखा, हमने जो गुड्स से संबंधित हम जो वर्ड्स यूज करते हैं जैसे परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, स्टॉक है, उसके विषय में दोस्तों हमने जाना। कैपिटल देखा हमने, जैसे ड्राइंग देखा। दोस्तों जितने भी हमारे महत्वपूर्ण जो अपने बनते थे जैसे कि हमने एसेट्स है, लायबिलिटी है और अपनी जो एक्सपेंसेस है वो भी हमने दोस्तों कर लिए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो अपने खातों के प्रकार होते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ जो उनके नियम होते हैं उनको हम जानेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ हम जो अपनी जनरल एंट्री होती है उससे पहले हम जनरल के विषय में जानेंगे कि आखिर जनरल क्या होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि खातों के प्रकार के बारे में कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों खातों के प्रकार के विषय में हम देखें तो हम ऊपर लिखेंगे खातों के प्रकार। खातों के प्रकार, इन खातों के प्रकार को दोस्तों हम दो दृष्टिकोण को देखते हैं। इस संबंध में हम दो दृष्टिकोण को देखते हैं। पहला जो अपना दृष्टिकोण है वो दोस्तों अपना परंपरागत दृष्टिकोण है, यानी परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण को दोस्तों हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। और दोस्तों दूसरी हम देखते हैं जो इसका दूसरा भाग हम देखते हैं वो दोस्तों अमेरिकन अप्रोच के अंतर्गत आता है। अपना जो आधुनिक दृष्टिकोण होता है वो आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। दोस्तों इसको हमें मॉडर्न अप्रोच, यानी इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच। और इसके अंदर दोस्तों हम इसके जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है इसके अंदर हम देखेंगे ब्रिटिश अप्रोच को, यानी जो ब्रिटिश अपनी प्रणाली होती है उसको हम शामिल करते हैं, उसको लेकर आते हैं। वो जो आधुनिक जो दृष्टिकोण होता है उसके अंदर दोस्तों हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम अमेरिकन प्रणाली को देखेंगे, अमेरिकन प्रणाली को हम देखेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे अपनी ब्रिटिश प्रणाली होती है उसको देखेंगे, बाद में हम अमेरिकन जो प्रणाली है उसको करेंगे। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली के अंदर मैं आपको बता दूं जो अपने खाते होते हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। वो हमारे 3 भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो अपना होता है वो होता है व्यक्तिगत खाता, यानी पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर दोस्तों हमारे जितनी भी जो संस्थाएं होती है, जो अपनी संस्थाएं होती है, यानी संस्थाओं के खाते आते हैं। जैसे बैंक है, बैंक के आ जाएंगे। अपनी साझेदारी फर्म है वो आ जाएगी, साझेदारी फर्म। और कंपनी है, जैसे कंपनी हो गई। और दोस्तों जितने भी नाम के अकाउंट्स होते हैं जैसे कि अपना बैंक है, संस्थाएं हैं, साझेदारी फर्म है, कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, वो दोस्तों सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। जितने भी हमारे नेम के जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, जो नाम के जिनका कोई ना कोई नाम होता है वो दोस्तों अपने इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। जैसे कि इन सभी का संस्था है उसका कोई ना कोई का नाम हमको मिलेगा, बैंक है तो उसका कोई ना कोई नाम हमको मिलेगा, साझेदारी फर्म है तो उसका भी कोई ना कोई नाम हमको मिलेगा, कंपनी है तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, स्कूल कॉलेज है तो दोस्तों उसका भी कोई ना कोई नाम अवश्य मिलेगा। और ये जो खाते होते हैं दोस्तों, जो हमारा जो पर्सनल खाता होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले आता है नेचुरल पर्सन, यानी प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन आता है। और दूसरे नंबर पर अपना क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है अपना कृत्रिम व्यक्ति, यानी आर्टिफिशियल पर्सन आता है, आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊं तो अपना प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता आता है, यानी कि प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
इसको हम दोस्तों बोलेंगे। आगे दोस्तों हम यदि प्राकृतिक जो व्यक्ति है यानी जो नेचुरल पर्सन है उसके अंदर हम किस प्रकार के हम जो व्यक्तियों को शामिल करेंगे, जो हम जैसे हम हैं, जैसे जो नेचुरल पर्सन होते हैं उसको हम शामिल करेंगे, जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, रोहन है। ऐसे जो पर्सन हमारे जो नेचुरल पर्सन होते हैं उसको हम इसके अंदर शामिल करते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन। इस प्रकार जो अपने जो नेचुरल पर्सन है वो हम शामिल इसके अंदर करते हैं। जो कृत्रिम व्यक्ति के अंदर यानी आर्टिफिशियल जो पर्सनल जो होता है यानी जो अकाउंट है, इसके अंदर हम दोस्तों किसको शामिल करेंगे, इसके अंदर दोस्तों हम उन व्यक्तियों को, उन संस्थाओं को हम शामिल करते हैं जिनका निर्माण हमने किया है, यानी मानव के द्वारा जिनका निर्माण किया गया है। जैसे कि कोई बैंक है, जैसे कोई संस्था है, स्कूल है, जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है। इसी प्रकार कोई जैसे कोई संस्था आ गई, कोई संस्था हो गई, जैसे कोई साझेदारी फर्म हो गई, क्योंकि इन्हीं का जो निर्माण है वो मानव के द्वारा किया गया है, यानी जो मानव के द्वारा निर्मित है उन संस्थाओं को हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, संस्था है, यानी इनका भी कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसके अंदर हमें जो पर्सनल व्यक्ति है, जो इसके अंदर जो कोई हमारा जो नेचुरल पर्सन होता है उसको हम शामिल करेंगे, इसके अंदर हम आर्टिफिशियल पर्सन को शामिल करेंगे। इसके अंदर दोस्तों हम प्रतिनिधि व्यक्ति के अंदर उसको शामिल करेंगे जो किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को दोस्तों रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कैपिटल जैसे मैंने बताया था किसको रिप्रेजेंट करती है, मालिक को रिप्रेजेंट करती है जब वह पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है। जैसे कि ड्राइविंग है, जब मालिक बिजनेस में से पैसे निकालता है तब ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे मैंने बताया था कल वाली क्लास में कि प्रीपेड क्या होता है, कि प्रीपेड वो होता है यानी प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब जो भुगतान, जिसका हमने पहले भुगतान कर दिया, यानी उस व्यक्ति को, उस संस्था को ये रिप्रेजेंट कर रही है जिसको हमने दोस्तों पहले भुगतान कर दिया है। और इसके साथ ही जैसे अकॉर्ड इनकम है, इसको हम शामिल करेंगे। यह भी उसी को रिप्रेजेंट कर रही है जिससे हमने इनकम कमा ली है लेकिन हमको मिली नहीं है। जैसे अनएर्न्ड इनकम है, यानी ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमको मिल गई है, तो वह उस व्यक्ति या संस्था को रिप्रेजेंट करेगी जिससे हमने कोई इनकम अभी तक कमाई नहीं है लेकिन वो हमको मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो अपने पर्सनल अकाउंट होते हैं उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले नंबर पर अपना जो नेचुरल पर्सन है जैसे कि आप और हम है वो इसके अंदर आएंगे। जो आर्टिफिशियल जो पर्सनल जो अकाउंट होता है इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर वो आएंगे जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, साझेदारी फर्म है, कंपनी है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे कैपिटल है, ड्राइविंग है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कोड इनकम है, अनएर्न्ड इनकम है, ये इसके अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। तो ये अपना जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है यानी व्यक्तिगत खाता अपना होता है। अब दोस्तों हम इसका रूल देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी इसका मतलब क्या है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का मतलब है कि पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, देने वाले को दोस्तों हम क्रेडिट करते हैं। देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और पाने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, यहाँ पर मैं दोस्तों हिंदी में लिख देता हूँ कि पाने वाले को क्या करेंगे, पाने वाले को डेबिट करेंगे, और देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देने वाले को हम क्रेडिट यानी देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे, पाने वाले को हमें डेबिट करेंगे। तो हमने जो अपना पर्सनल अकाउंट है उसको दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया है, और अब आगे जो अपना अकाउंट है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। जो दूसरे नंबर का आता है, जो ब्रिटिश अपनी सिस्टम होता है उसके अंदर जो अपना दूसरा जो अपना खाता आता है उसको हम देखते हैं। जो दूसरा खाता कौन सा आता है, इसके अंदर अपना रियल अकाउंट आता है, यानी वास्तविक खाता।
इसको हम रियल अकाउंट बोल सकते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। वास्तविक खाते के अंदर दोस्तों कौन से खाते आते हैं? जो माल और संपत्ति से संबंधित खाते होते हैं, माल और संपत्ति से संबंधित खाते होते हैं, वो हम इसके अंदर शामिल करते हैं। माल जैसे कि मैंने बताया गुड्स, जिसका हम लेन देन करते हैं बिजनेस के अंदर, इसके लिए हम दोस्तों 5 शब्दों का यूज करते हैं। मैंने कल आपको बताया था, एक अपना परचेज हो गया, एक परचेज हो गया, दूसरा अपना परचेज रिटर्न हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा और सेल्स रिटर्न हो जाएगा, और एक अपना कौन सा होता है? स्टॉक। ये सभी के सभी अपने रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनको हम नॉमिनल अकाउंट में वो इसको मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये कौन से होते हैं? हमेशा ये रियल अकाउंट होते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है यहाँ पर कि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक, यानी माल से संबंधित जो खाते होते हैं वो अपने रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। क्योंकि जब हमने कोई माल खरीदा तो अपने कहाँ पर आएगा? स्टॉक के अंदर आएगा। स्टॉक अपना क्या होता है? एसेट्स होता है। तो दोस्तों हम उसको वास्तविक खाते के अंदर शामिल करते हैं। संपत्ति हमको पता है कि कौन कौन सी आती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, जैसे बैंक है, वो जो अपने देनदार है, इनको छोड़कर, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने कौन से होते हैं? मैंने बैंक का बताया था कि वो अपना पर्सनल अकाउंट होता है। देनदार कौन होते हैं? वे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम रुपए मांगते हैं, जो हमको भविष्य में रुपए देंगे। तो दोस्तों उसको वो कोई ना कोई व्यक्ति है, यानी कोई ना कोई पर्सन है। तो इसको हम इन दोनों को हम किस में शामिल करते हैं? हम इन दोनों को पर्सनल अकाउंट में शामिल करते हैं, दोनों को पर्सनल अकाउंट में शामिल करते हैं। बाकी जितनी अपनी एसेट्स जो भी अपनी बचती है, जैसे मैंने स्टॉक तो बता ही दिया यहाँ पर, जैसे और कौन कौन सी बचती है अपनी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग है जैसी अपनी, और फर्नीचर है जैसे अपना। जितनी भी जो अपनी संपत्ति बचती है वो इसके अंदर अपने आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से एक अपना जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, वो अपनी एक प्रकार की एसेट्स होती है। वो भी मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि अपना किस में लेंगे, अपन उसको भी दोस्तों पर्सनल अकाउंट में लेंगे। जैसे कि अपनी अकर्ड जो इनकम है उसको भी दोस्तों हम किस में लेते हैं? पर्सनल जो अपनी अकाउंट है उसके अंदर हम लेते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों हम जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं इनके अलावा वो हमारी किस में आ जाएगी? वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इसका सबसे पहले मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ आपको। इसका जो रूल क्या होता है? रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमारे पास आता है उसको हम डेबिट करेंगे, जो जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी आने वाले को डेबिट करेंगे और जाने वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यही होता है इसके अंदर। अब दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसके द्वारा आप इसको अच्छे से समझाओगे। जैसे कि इसमें मैं आपको ऐसे बोलूँ कि हमने 50,000 रुपये से मशीनरी खरीदी है। 50,000 रुपये से हमने एक मशीनरी खरीदी। तो दोस्तों यहाँ पर अपने दो खाते कौन से होंगे? एक तो मशीनरी होगी, क्योंकि हमारे पास मशीनरी आ रही है, एक तो मशीनरी हो जाएगी। दूसरी हमने 50,000 रुपये से खरीदी है, तो हमसे क्या जाएगा? हमसे कैश जाएगा। अपनी कैश क्या होती है? एसेट्स ही होती है। तो कैश भी दोस्तों हम इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैश। तो अपनी कैश क्या होती है? एसेट्स होती है। यानी दो खाते यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं, दो खाते यहाँ पर अपने इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि अपनी डबल एंट्री सिस्टम है, यानी प्रत्येक लेन देन से कम 2 खाते अवश्य इफेक्ट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कितने भी हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी कम से कम अपने 2 खाते अवश्य इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर 2 खाते कौन से हो रहे हैं? एक तो मशीनरी है, दूसरा अपना कैश अकाउंट है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पर आने वाले को डेबिट है, वो जाने वाले को क्रेडिट है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या आ रही है? अपने पास यहाँ पर मशीनरी आ रही है, क्योंकि हमने मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे।
और जाने वाले को क्रेडिट करना है तो हमसे क्या जा रहा है, यहाँ पर हमसे कैश जा रहा है, तो कैश को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। 50,000 रुपये तो हम आगे इसके 50,000 रुपये और 50,000 रुपये हम इसके आगे लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने रियल अकाउंट बनाते हैं। यानी आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल। मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों इससे आगे जो अपना तीसरे नंबर का जो अकाउंट आता है, ये अपना दूसरे नंबर का था, अभी अपना जो तीसरे नंबर का अकाउंट आता है उसको हम देखते हैं। वो अपना नाम मात्र खाता होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तीसरे नंबर पे क्या आता है अपना नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि इसके अंदर हम कौन से लेंगे, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, जितनी भी हमारी इनकम्स होती है, वो सब की सब हम इसके अंदर देखेंगे। यानी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, जितने भी हमारे लॉसेज है, जितनी हमारी इनकम है और या फिर गेन्स है। गेन्स में आपको बताऊंगा क्या होता है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम और गेन्स से संबंधित जितने अपने खाते होते हैं वो अपने जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, यानी जो अपने नाम मात्र खाते होते हैं, उसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये अपनी एक्सपेंसेस, जैसे मैं आपको बताऊं कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने सैलरी का भुगतान कर दिया, सैलरी हमने दे दी, वो अपना एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया। वेजेज हमने दे दिया तो वो अपना खर्चा है। या कोई भाड़ा हमने को भुगतान किया है, या कोई रेंट हमने भुगतान किया है तो वो भी अपना खर्चा हो जाएगा। जैसे हमने कमीशन का भुगतान किया है तो वो अपना खर्चा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों लॉस क्या होता है, जैसे कि माल अपना आग से जल जाना, चोरी हो जाना, ये सभी के सभी, या फिर बाढ़ में डूब जाना, तो दोस्तों अपना वो लॉस में आ जाएगा। इनकम क्या होती है, जैसे हमने कहीं से रेंट मिली, हमको रेंट मिला है, कहीं से कमीशन मिला है हमको कहीं से, तो ये हो जाएगा। और भी दोस्तों जो भी हमको इनकम के तौर पर, हमारी आय के तौर पर मिलता है, जैसे कि सेल्स है। सेल्स दोस्तों वैसे हमारा जो पर्सनल अकाउंट, ये अपना नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, वो अपना मैंने बताया था, वो अपना दोस्तों रियल अकाउंट के अंदर आता है। और दोस्तों जो रेंट है, कमीशन है, और कौन कौन से हो सकते हैं, हमारी जो इनकम है वो कौन कौन सी हो सकती है। जैसे हमें कहीं से इंटरेस्ट मिला है, यानी ब्याज मिला है, तो वो हो सकता है। तो ये दोस्तों इसके अंदर आएंगे। इसका जो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डेबिट all expenses and losses and credit all income and gains। ये होता है, यानी जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जितनी हमारी इनकम होती है या फिर हमें लाभ होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसी के अंदर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमने 20,000 रुपये वेतन का भुगतान किया। तो यहाँ पर दो खाते अपने इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर सैलरी का भुगतान कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट। दूसरा हमसे क्या जा रहा है, जब हम यहाँ पर भुगतान कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। तो ये दो खाते हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट किसके अंदर आएगा, ये हमारा खर्चा आ जाएगा। तो उस खर्चे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, खर्चे को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे। ये कैश क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कैश अपना किस में होता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करो, जो आता है उसको क्रेडिट करो। तो दोस्तों यहाँ पर कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, यहाँ पर ये जा रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो इस प्रकार की अपनी ये एंट्री बनाएंगे। हमें देखना पड़ेगा ये खाते हमारे किस में आते हैं, रियल में आते हैं तो रियल का फॉर्मूला लागू होगा, और पर्सनल में आते हैं तो पर्सनल का जो फार्मूला लागू होगा। यदि हमारा कोई नॉमिनल में आता है तो हमारा नॉमिनल के अंदर उसका फार्मूला लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर देंगे। जैसे दोस्तों मैं इनकम आपको बताऊं, जैसे हमें कमीशन मिला 2,000 रुपये, 2,000 रुपये हमको कमीशन मिला। तो दोस्तों एक तो यहाँ पर कमीशन खाता इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमें क्या मिला है, 2,000 रुपये मिले हैं। तो दूसरा क्या है, हमें कैश मिला है, तो कैश खाता इफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें पता है कमीशन अपनी क्या है, हमको यदि मिलता है तो क्या है, इनकम है। तो इनकम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो हम कमीशन को क्रेडिट कर देते हैं, एक बार यहाँ पर कमीशन को हम क्रेडिट कर देते हैं। हमें मिलना क्या है, हमें कैश मिला है। तो कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट क्या कहता है कि आने वाले को डेबिट, तो यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट को डेबिट और कमीशन अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपये से। तो इस प्रकार से अपनी ये एंट्री बन जाएगी।
तो दोस्तों ये इस प्रकार से हम एंट्री बनाते हैं अपनी, जो केस अपना रियल अकाउंट होता है। हमको पता है, एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि रेंट और कमीशन या फिर इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, ये यदि हमको मिलते हैं तो अपनी इनकम होगी। यदि ये इनका हम भुगतान करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा। यानी मिलते हैं तो इनकम, हम इनका भुगतान करते हैं तो अपने लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। दोस्तों ये नॉर्मल सी बात है, हम इसको समझ सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों पहला क्या अकाउंट बताया मैंने पर जो पहले बताया पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर हमारे नाम के खाते आएंगे, जिनका कोई ना कोई नाम होता है, जैसे कि कोई बैंक है, कोई संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है। ये अपने 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला कौन सा बताया मैंने आपको, पहला नेचुरल पर्सन बताया, जो जैसे आप और हम हैं। दूसरा हमने आर्टिफिशियल पर्सन करा, जैसे कि मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे बैंक है, साझेदारी फर्म है, कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है। ये तीसरा मैंने कौन सा बताया था, आर्टिफिशियल के बाद में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताया था। उसके अंदर ऐसे खाते बनाएंगे जो किसी व्यक्ति या संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अकर्ड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, जैसे कि ड्राइंग है, उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। दूसरा मैंने कौन सा बताया, दूसरा मैंने रियल अकाउंट बताया, यानी पर्सनल अकाउंट बताया। उसके अंदर हमने क्या किया था कि उसके अंदर जितने भी माल होते हैं, जितनी भी संपत्ति होती है, उससे संबंधित हम खातों को शामिल करते हैं। माल से संबंधित हम 5 शब्दों को यूज करेंगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। और जितनी भी हमारी एसेट्स होती है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, कैश हो, वो सारी की सारी उसके अंदर आ जाएगी। तीसरा हमने किया अपना नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, इनकम और गेन्स होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। यानी कोई ये अपनी सारी क्या होती है, एक्सपेंसेस होती हैं, अपनी इनकम होती है। यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को हमने डेबिट करना है, इनकम और गेन्स को हमको क्रेडिट करना है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं सर ये। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आगे जितने भी हमारी अकाउंट्स का पोर्शन चलने वाला है वो इन्हीं रूल्स पर चलने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यदि आपने ये अच्छे से नहीं किया तो आगे आप जो अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उनको आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। उनको दोस्तों आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन उसको समझ से आप नहीं कर पाओगे। आप दोस्तों एग्जाम के अंदर जरूर गलती कर दोगे यदि आप इनको अच्छे से नहीं समझा तो इनको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 3 रूल है इसके अंदर, वो 3 रूल आप अच्छे से समझना है और हमें जितने भी आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर वो हमें काम आएंगे। तो दोस्तों ये हमने ब्रिटिश जो अप्रोच थी अपनी, उसको हमने देख लिया है। अब दोस्तों अपनी अमेरिकन अप्रोच आती है, यानी प्रणाली सिस्टम आता है, उसको हम देखते हैं अमेरिकन को। उसको हम करते हैं कि अमेरिकन प्रणाली। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, खातों को 5 भागों में बांट लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि संपत्ति से संबंधित एसेट्स से संबंधित हम खाते अपने आते हैं। फिर हम दोस्तों लायबिलिटी से संबंधित देखते हैं, दायित्वों से संबंधित खाते हम इसके अंदर शामिल करते हैं कि लायबिलिटी से संबंधित खाते हम शामिल कर लेंगे। और हम एक्सपेंसेस से संबंधित खाते शामिल करेंगे, एक्सपेंसेस यानी खर्चों से संबंधित खर्चे हम लेंगे। दूसरे एक अपनी इनकम से संबंधित ले लेंगे, हम अपनी आय से संबंधित। एक अपना बचता है कैपिटल, वो हम कैपिटल से रिलेटेड ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने 5 प्रकार के खाते हम इसके अंदर लेके चलते हैं कि कैपिटल अकाउंट, एसेट्स। दोस्तों ये 3 चीज़ें तो अपनी पता है एक बैलेंस शीट के अंदर आती है कि लायबिलिटी, एसेट्स और कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों बैलेंस शीट के अंदर आती है। और इनकम और एक्सपेंसेस हमको पता है कि क्या होते हैं, दोनों नॉमिनल अकाउंट आते हैं। ये अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये हम इस प्रकार से 5 अकाउंट इसके अंदर लेंगे अमेरिकन अप्रोच के अंदर। और दोस्तों हमको पता है कि अपना क्रेडिट जो कैपिटल होता है, कैपिटल का कौन सा सेंस होता है, कैपिटल का पता है कि हमारा क्रेडिट सेंस होता है। हम इसका क्रेडिट सेंस क्यों लेते हैं दोस्तों, जब हम आगे जनरल एंट्री बनाएंगे तो आप समझोगे कि हम जो कैपिटल है, यदि मालिक कोई बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो हम उसको क्रेडिट ही करते हैं, क्योंकि वो हमारा लेनदार बन जाता है। वो लेनदार बन जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। अब ये यदि इंक्रीज होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। यदि वह इंक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। यदि वह डिक्रीज होती है तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे।
उसको डेबिट कर देंगे। जैसे संपत्ति है, संपत्ति का कौन सा सेंस होता है, हमारा डेबिट सेंस होता है, क्योंकि जब वो हमारे बिजनेस में आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जब रियल अकाउंट के अंदर आएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। इसी प्रकार यदि बढ़ती है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, घटती है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। यदि कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका जो बैलेंस होता है वही उसको हम कर देंगे। जैसे कि दायित्व का कौन सा होता है, अपना क्रेडिट भुगतान, जैसे क्रेडिट सेंस होता है। क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे लेनदार होते हैं, हमें क्या है कि इनको भुगतान करना है, तो ये दोस्तों इनका कौन सा सेंस होता है, क्रेडिट ही होता है। तो यदि बढ़ते हैं तो हम इसको और ज़्यादा क्रेडिट कर देंगे, घटेंगे तो हम इसको डेबिट कर देंगे। और इनकम क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो इसका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। यदि बढ़ेगा तो और ज़्यादा क्रेडिट कर देंगे, घटेगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसेस का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट बैलेंस होता है। यदि बढ़ेगा तो हम इसको और ज़्यादा डेबिट कर देंगे, घटेगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। बस यही इसके अंदर होता है दोस्तों, कि जो कैपिटल का अपना कौन सा हुआ, तो कैपिटल का हमारा क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो ये बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, घटेगा तो हम इसका उल्टा कर देंगे, डेबिट कर देंगे। संपत्तियों का कौन सा होता है, डेबिट होता है, संपत्तियों का डेबिट होता है। तो यदि बढ़ेगा तो हम इसको और ज़्यादा डेबिट कर देंगे, यदि घटेगा तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी का कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो हम इसको और ज़्यादा क्रेडिट कर देंगे, घटेगी तो हम इसको डेबिट कर देंगे। इनकम का कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, यदि इनकम बढ़ती है तो हम इसको और ज़्यादा क्रेडिट कर देंगे, यदि घटेगी तो हम इसको डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसिव का डेबिट होता है, यदि बढ़ता है तो हम इसको डेबिट करेंगे, घटता है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो यही अपना रूल होता है दोस्तों। एक बात हम ये भी देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव से हमारे लॉस बढ़ जाते हैं, अपने लॉस बढ़ जाते हैं। जब दोस्तों लॉस बढ़ते हैं तो इसकी लॉस की भरपाई कौन करेगा, यानी लॉस को कौन सहन करेगा, स्वामी ही करेगा, यानी जो मालिक ही करेगा। इससे इसकी जो कैपिटल है वो दोस्तों घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम इसको डेबिट करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम डेबिट सेंस मान के चलते हैं। इनकम से इसकी कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि लाभ इसके बढ़ते हैं तो इसकी जो कैपिटल भी बढ़ेगी। तो कैपिटल का कौन सा सेंस होता है, क्रेडिट, तो हम इसको और ज़्यादा क्रेडिट करते हैं यदि बढ़ती है तो। इसीलिए दोस्तों हमारा जो इनकम होता है इसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं कि इनका अंजाम क्या होता है। अंजाम होता है कि लॉस को बढ़ाते हैं, यानी डेबिट को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है इसको दोस्तों ये घटाएगा तो हम इसको डेबिट ही करेंगे। इसलिए दोस्तों इसका बैलेंस इसका क्या होता है, डेबिट ही होता है। ये क्या होता है, लाभ को बढ़ाता है तो इसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, यानी इसको और ज़्यादा क्रेडिट करेंगे तो इसका क्रेडिट सेंस ही होता है। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर लो कि जो अपनी कैपिटल है, जो अपना दायित्व है और अपने जो इनकम है, इन सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इन सभी का जो अपना क्रेडिट बैलेंस होता है, संपत्ति और एक्सपेंसेस होता है, इनका सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है। तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। हम जो आगे फॉलो करेंगे वो हम ब्रिटिश अप्रोच करेंगे, और इस अप्रोच से भी यदि हम खाते बनाते हैं तो दोनों अप्रोच से वो हमारे सेम ही खाते बनते हैं। यदि हम जो अमेरिकन अप्रोच से फॉलो करें या फिर हम दोस्तों जो ब्रिटिश अपनी जो प्रणाली है उसको फॉलो करें, दोनों में से ही हमारे सेम खाते बनते हैं। तो दोस्तों हम आगे जो फॉलो करेंगे हम ब्रिटिश अप्रोच को लेकर चलेंगे। तो इस अप्रोच से भी मैं आपको समझा दूंगा बीच में कि लेकिन दोनों से ही हमारे सेम ही खाते बनने हैं। तो ये अपनी अमेरिकन अप्रोच थी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होती है, अपनी जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसको देख लेते हैं हम। जो अकाउंटिंग जो प्रोसेस होती है उसको हम देख लेते हैं, यानी लेखांकन जो प्रक्रिया होती है, लेखांकन प्रक्रिया के अंदर दोस्तों हम इसी जो लेखे के अंदर जितने भी हम प्रोसीजर अपनाते हैं उसको हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि लेखांकन के अंदर हम किन लेन देनों का लेखा करते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले कि हम सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी जो अपने होते हैं, यानी जो मौद्रिक लेन देन होते हैं उसी का हम लेखा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे उन लेन देनों को जो कि मनी मेजरमेंट है, जिसको हम मनी के अंदर माप सकते हैं, उनको हम पहचानेंगे, उनकी हम पहचान करेंगे। किन की पहचान करेंगे, जो मौद्रिक लेन देन है, मौद्रिक लेन देनों की हम पहचान करेंगे। लेन देनों की जो होंगे वो सबसे पहले हम उनकी पहचान करेंगे कि कौन से मौद्रिक लेन देन है, उनकी हम एंट्री कर देंगे, बाकी की हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। उनकी पहचान करने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, उनका हम लेखा करेंगे, यानी उसका हम लेखन करेंगे। इसको हम अभिलेखन बोल सकते हैं, उसको हम अभिलेखन करेंगे।
या फिर हम इसको प्रारंभिक लेखा बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों हम इसकी प्रविष्टि यहाँ पर बोल सकते हैं, वो करेंगे। वो हम कहाँ पर करते हैं, वो हम जनरल में के अंदर करते हैं। आज हम जानेंगे कि अपनी जनरल क्या होती है। जनरल और उसकी सहायक बहियाँ जो होती है, सब्सिडायरी जो बुक्स होती है उसके अंदर करते हैं। सब्सिडायरी बुक्स जो होती है अपनी, उसके अंदर हम करते हैं। उसका लेखा करने के बाद में हम क्या करते हैं, जनरल एवं उसकी जो सब्सिडायरी जो बुक्स होती है उसके अंदर एंट्री करने के बाद में हम उनका वर्गीकरण करते हैं। यानी उनको हम एक नेचर से संबंधित जितने हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको हम एक जगह पे लिख लेते हैं। जितने लेन देन होते हैं उनको हम एक जगह पे लिख देते हैं। यानी एक ही खाते से संबंधित जितने लेन देन होते हैं उसको हम एक जगह पर लेके जाते हैं। और ये वर्गीकरण यानी जो अपने क्लासिफिकेशन होते हैं वो होती है, उसको हम कहाँ पर करते हैं, खाता बही के अंदर करते हैं, यानी लेजर के अंदर करते हैं। खाता बही के अंदर यानी लेजर के अंदर हम करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण करने के बाद में हम क्या निकालते हैं, सारांश निकालते हैं। सारांश समरी उसकी निकालते हैं, सारांश। इसके लिए दोस्तों हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी तलपट बनाते हैं। इसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, इसको हम लेजर बोलते हैं। और इसके बाद में सारांश निकालने के बाद में दोस्तों हम क्या निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं, अंतिम परिणाम निकालते हैं, यानी रिजल्ट्स निकालते हैं। रिजल्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 प्रकार के खाते बनाते हैं। एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, और अपनी बैलेंस शीट हो जाएगी, अपना स्टेटमेंट होता है। तो ये 3 चीज़ें हम बनाते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, हम जितने भी उपयोगी जो अपने पार्टनर्स होते हैं, जो इसके लेखांकन सूचनाओं के जो उपयोगकर्ता होते हैं, उन तक वो सूचनाएं पहुंचा देते हैं। और दोस्तों इसके बाद में यदि हम इसके अंदर ऑडिट को शामिल करें तो इनकी जांच भी होती है, जांच भी होती है, तो हम इसको ऑडिट को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 प्रोसीजर है इसकी, उसको लेन देनों को पहचानना, उनका रिकॉर्ड करना और उनका जो क्लासिफिकेशन करना, ये अपनी किसके अंदर आती है, बुक कीपिंग के अंदर आती है, यानी पुस्त पालन के अंदर आती है। इसको हम क्या बोलेंगे, पुस्त पालन। और ये जो अपनी 2 प्रोसीजर है, सारांश निकालना और रिजल्ट्स निकालना, ये अपनी किसके अंदर आती है, ये अकाउंटिंग के अंदर आती है, लेखांकन के अंदर आती है। और ये अपनी ऑडिट के अंदर आती है। जांच करना क्या होता है, ऑडिट करना होता है, यानी अकेक्षण के अंदर ये आती है, अकेक्षण के अंदर। तो ये दोस्तों अपनी लेखांकन प्रणाली होती है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मौद्रिक लेन देनों की पहचान करेंगे। उसके बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी अभिलेखन करेंगे जनरल और उसकी सहायक बहियों के अंदर। फिर हम दोस्तों क्लासिफिकेशन करेंगे अपनी लेजर के अंदर, खाता बही के अंदर। फिर सारांश निकालेंगे तलपट के अंदर। और अंत में दोस्तों हम क्या निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। और बाद में हम इन खातों की जाँच करेंगे, तो वो अपना ऑडिटिंग का पार्ट बन जाता है। ये 3 प्रक्रियाएं अपनी पुस्त पालन कहलाती है, 2 अपनी लेखांकन कहलाती है, और ये अपने क्या हो जाता है, ऑडिटिंग हो जाता है, अकेक्षण हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। पहचान हमने कर ली है कि ये अपने मौद्रिक लेन देन है। उसके बाद में दोस्तों अब हम चलते हैं जनरल और सहायक बहियों पर। सबसे पहले मौद्रिक लेन देनों की पहचान करने के बाद में अब हम उनका अभिलेखन करेंगे। अभिलेखन का मतलब क्या है कि उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो लेन देनों का सबसे पहले रिकॉर्ड किस में होता है, मैंने बताया था कि वो अपनी जनरल एंट्री के अंदर होता है। तो वो जनरल एंट्री को हम अब समझ लेते हैं कि जनरल आखिर अपनी होती क्या है, जनरल क्या होती है। यदि हम जनरल को देखें तो ऊपर हम लिखते हैं जनरल, GOURNAL, जनरल को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसकी आपको कुछ थ्योरी बताता हूँ कि ये होती क्या है। तो जनरल को मैं बताऊँगा, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, भाषा के शब्द है, जोर से लिया गया है इसको, GOUR, जोर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जोर। फ्रेंच भाषा के शब्द जोर से लिया गया है, से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, अर्थ में लिखता हूं, होता है दैनिक, दैनिक होता है, या दैनिक या फिर डेली बोल सकते हैं, यानी कि दैनिक होता है, रोज होता है, तो उसको हम दैनिक के शब्द हम यूज पर कर देते हैं। तो यानी इस पर दैनिक आधार पर लेखा होता है। इसमें दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि दैनिक आधार पर लेखा, दैनिक आधार पर लेखा। जब भी हमारा लेन देन हुआ तो उसी दिन उसी डेट पर हम उसका लेखा कर देंगे, दैनिक
आधार पर लेखा, आधार पर उसमें रिकॉर्ड करते हैं, हम डेली रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों डेली रिकॉर्ड करते हैं तो इसका अन्य नाम भी होंगे, अन्य नाम इसके क्या, दैनिक बही भी इसको कहते हैं, इसको दैनिक बही या फिर रोजना मच्चा भी इसको कहते हैं, रोजना मच्चा, रोजना मच्चा यानी रोजाना इसमें मंचा यानी इसमें जो रिकॉर्ड्स होता है तो उसने इसमें रोजना मंचा भी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसको, इसमें लेखा किस आधार पर किया जाता है। इसमें लेखा जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मूल प्रलेख होते हैं, जो अपने वाउचर्स होते हैं, उसके आधार पर इस पर लेखा किया जाता है। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट यानी मूल जो प्रलेख होते हैं, अपने वाउचर होते हैं, यानी जिसको हम प्रमाणन बोलते हैं, प्रमाणन के आधार पर लेखा किया जाता है, आधार पर लेखा किया जाता है इसके अंदर। और ये दोस्तों खाता बही बनाने का यानी लेजर बनाने का ये आधार बनता है। ये आधार किसका बनता है, लेजर बनाने का, यानी खाता बही का आधार बनता है। ये खाता बही का आधार ये बनता है। और दोस्तों इसका हम आगे इसका फॉर्मेट भी देखेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर हम जो एंट्री करते हैं, जो हम लेखा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल में लेखा करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं, यानी लेखे करने की प्रक्रिया, लेखे की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग यानी अभिलेखन कह सकते हैं इसको, अभिलेखन कहते हैं। वो दोस्तों और मैं आपको बताऊं तो इसका जब हम इसका फॉर्मेट भी आगे बनाएंगे तो इसके अंदर जब हम फॉर्मेट देखेंगे तो इसके अंदर 5 कॉलम होते हैं। इसके अंदर हमने 6 पॉइंट देख लिए हैं, तो ये दोस्तों इसके 5 कॉलम उसके अंदर मिलेंगे हमको। इसके फॉर्मेट के अंदर 5 कॉलम होते हैं। और 8वां पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जब वो पेज समाप्त हो जाता है जिस पर हम ये जनरल एंट्री कर रहे हैं, वो पेज नीचे आकर समाप्त हो जाता है, तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर, कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं, CF लिखते हैं, यानी कैरिड फॉरवर्ड, आगे ले जाया गया। और फिर हम अगले पेज पर स्टार्टिंग करते हैं तो हम ब्राउट फॉरवर्ड से करते हैं, BF से, यानी ब्राउट फॉरवर्ड यानी आगे लाया गया। यानी यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे, टोटल CF और टोटल BF। इस प्रकार से हम लिखकर इस प्रकार से हम करेंगे। जब हम लास्ट में जोड़ लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रांड टोटल बोलते हैं, GRND यानी टोटल बोलते हैं। और उसको जोड़ लगाने की जो उसकी प्रोसीजर होती है उसको हम कास्टिंग कहते हैं, उसको हम कास्टिंग कहते हैं। जो जोड़ लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कास्टिंग कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है। हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, यानी जो लेन देनों का सबसे पहले लेखा होता है वो इसी के अंदर होता है। तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों तिथिवार लेखा होता है, या तिथिवार, जिस तिथि को लेन देन होता है उसी तिथि के अंदर इसमें लेखा हो जाता है, यानी तिथिवार इसके अंदर लेखा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कुछ अपनी जो जनरल के पॉइंट है इसको और भी पॉइंट इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर इसमें लेखा करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो सभी प्रकार के खातों का इसके अंदर लेखा किया जाता है, ये भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, सभी प्रकार के खातों का इसके अंदर लेखा किया जाता है। वो दोस्तों मैं पॉइंट लिख देता हूँ। यहाँ पर 13 पॉइंट अपने आ गए हैं, तो यहाँ पर हम 14वां पॉइंट हम लिख सकते हैं, सभी प्रकार के खातों का लेखा, सभी प्रकार के खातों का लेखा इसके अंदर हम करते हैं। और दोस्तों मैंने इसमें क्या बताया, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर हम इसमें लेखा करते हैं। तो ये दोस्तों अपनी जो जनरल है वो उसकी फीचर्स हो गई। इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें सभी तरह की जो अपने जो लेन देन होते हैं उसका लेखा इसके अंदर हो जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर लेखा हो जाता है, क्योंकि हम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का इसके अंदर हम पालन करते हैं। कोई भी बाद में हमें अशुद्धि मिलती है, गलतियाँ हमको मिलती है, तो गलतियाँ मिलती है तो दोस्तों हम उसकी खोज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मूल प्रलेख और जो प्रमाणकों के आधार पर लेखा होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लेखा हुआ है वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो भी दोस्तों हम देख सकते हैं। और दोस्तों प्रारंभिक लेखे की ये पुस्तक होती है, और इसके आधार पर हम क्या बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं, यानी खातों का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसी के आधार पर करते हैं। और अंत में हम दोस्तों जो लाभ हानि निकालते हैं, वो जो अपनी बैलेंस शीट से हम अपनी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल जो पोजीशन हम देखते हैं, वो भी दोस्तों इसी पर आधारित होती है। लास्ट में जाकर हम वो जो कार्य करते हैं, तो ये दोस्तों एक पुस्तक पालन का पार्ट होता है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर
कर सकते हैं कि पुष्ट पालन का भाग है। तो दोस्तों ये भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इसकी सारी की सारी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है जनरल का। बाद में दोस्तों हम जो अपनी डबल एंट्री सिस्टम है उसके आधार पर इसमें लेखा भी करेंगे। पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे हम जनरल ऑफ, GOUR जनरल ऑफ आगे उस इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा जिसकी हम जनरल बना रहे हैं। तो आगे हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से, यहाँ पर अपना कॉलम आएगा वो दोस्तों इसके अंदर डेट का आ जाएगा। यहाँ पर डेट का, यहाँ पर डेट का कॉलम आएगा। यहाँ पर पार्टिकुलर्स आएगा यानी जो लेन देन होता है उसका दोस्तों विवरण आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर अलफ आएगा, लेजर फोलियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पर अमाउंट आएगी, यहाँ पर डेबिट की अमाउंट और यहाँ पर अपनी क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर क्रेडिट की अमाउंट जैसे मैंने 5 कॉलम बताए थे ना आपको, 1 2 3 4 5 कॉलम इसके बने हैं। यहाँ पर डेट आ जाएगी, डेट आ जाएगी। यहाँ पर पार्टिकुलर आ जाएगा कि पार्टिकुलर्स यानी उसके अंदर उस लेन देन का जो इसके अंदर विवरण आएगा जिसका हम ये जो एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर अलफ यानी लेजर फोलियो आएगा। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट किसकी आएगी, यहाँ पर डेबिट की आएगी। यहाँ पर अमाउंट किसकी आएगी, क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे दोस्तों। यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर, अलफ यानी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर अपना आ जाएगा। तो ये अपनी जो लेजर जो अपनी जो जनरल होती है उसका दोस्तों ये फॉर्मेट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अलफ की फुल फॉर्म लेजर फोलियो, इसके अंदर कितने कॉलम होते हैं। इसके अंदर दोस्तों 5 कॉलम होते हैं। इसमें एंट्री करने को क्या कहते हैं, अभिलेखन कहते हैं, यानी जनरलाइजिंग कहते हैं। इसका जोड़ लगाने को लास्ट में क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। जब ये पन्ना समाप्त हो जाए यहाँ पर पेज, तो हम यहाँ पर CF लिखते हैं, टोटल CF यानी कैरिड फॉरवर्ड, हम यहाँ पर जोड़ लगा देते हैं। बाद में हम अगले पेज पर जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, BF लिखते हैं यानी कैरिड, यानी क्या लिखते हैं कि ब्राउट फॉरवर्ड यानी आगे लाया गया, तो वो हम लिखते हैं, वो हम आगे करेंगे। और अंत में हम क्या लिखते हैं, ग्रांड टोटल लिखते हैं। जब हम टोटल का जोड़ लगाते हैं और उस प्रक्रिया को जब हम जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। तो वो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। हम एक यहाँ पर एंट्री करते हैं। हम यहाँ पर एक एंट्री करके मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारा 2025 का ये ईयर चल रहा है, जो भी चल रहा है 2025 का ईयर चल रहा है अपना। और इसके अंदर में कोई एक जो इसके अंदर ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। इसके अंदर यदि मैं ट्रांजैक्शन लूँ कि 20,000 रुपये का नगद माल खरीदा, ये इसकी ट्रांजैक्शन हो सकती है एक। और भी दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हम माल खरीदेंगे तो सबसे पहले कौन सा खाता इफेक्ट होगा, हमको पता है माल खरीदेंगे तो हम कौन सा खाता यूज करते हैं, परचेज अकाउंट यूज करते हैं। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है, परचेज। और खरीद रहे हैं तो हमने नगद माल खरीदा है तो हमसे क्या जा रहा है, यहाँ पर कैश जा रहा है, तो यहाँ पर एक हमसे कैश अकाउंट आ जाएगा। ये 2 खाते हमारे इफेक्ट होंगे इस लेन देन से। तो हमको पता है कि परचेज भी अपना रियल के अंदर आता है और जो कैश भी रियल के अंदर आता है। जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 2025, फिर हम डेट लिख देंगे। मान लीजिए 1 अप्रैल को हुआ है तो अप्रैल 1, इस प्रकार से लिख देंगे। बाद में दोस्तों हमारे पास आ क्या रहा है, माल आ रहा है, यानी हमने परचेज किया है तो आ रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे, यानी परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 का मतलब ये दोस्तों क्या होता है, क्रेडिट होता है, यानी 2 का मतलब क्रेडिट होता है। और यहाँ पर क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, क्योंकि कैश हमसे जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर वो संख्या आती है जहाँ पर ये खाते खुलते हैं खाता बही के अंदर, यानी लेजर के अंदर। आगे दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो आगे की बात है कि वहाँ पर हम इन सभी के खाते खोलेंगे, जहाँ पर भी यहाँ पर खाते खुलेंगे हम उनके खाते खोलेंगे खाता बही के अंदर। उन खाता बही के अंदर जो खाता खोलेंगे वो खाता जिस पेज पर होगा वो पेज हम लिख देंगे। जैसे परचेज खाता हमने खोला 10 नंबर पेज पर तो 10 लिख देंगे, कैश खाता हमने खोला 12 नंबर पेज पर तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको लिखेंगे। आगे जो अपना कितना हुआ, 20,000 रुपये की ये ट्रांजेक्शन, तो 20,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे, 20,000 रुपये हम लिख देंगे। यहाँ पर इसके हम निरेशन डाल देंगे जो लेन देन हुआ है उसको समझाने के लिए कि क्या लिखेंगे, गुड्स माल खरीदा है
परचेज फोरकास्ट, ये हम नरेशन डाल देंगे। यहाँ पर हम एक लंबी लाइन खींच देंगे जिसको हम डिवाइडेड लाइन कहते हैं, डिवाइडेड लाइन कहते हैं। यानी ये एंट्रियों को बांट देती है, जो अपनी एंट्रीज होती है उनको बांट देती है, उनको अलग अलग कर देती है। तो अगली जो एंट्री करेंगे अपनी, मान लीजिए अप्रैल 4 को होती है, मान लीजिए अप्रैल 4 को होती है, तो हम अप्रैल 4 की यहाँ पर एंट्री कर देंगे। जो भी अपनी एंट्री बनेगी वो यहाँ पर कर देंगे। पेज समाप्त होगा तो CF लिख देंगे, आगे हम लेके जाएंगे BF लिखेंगे, लास्ट में हम जो ग्रांड टोटल लिखेंगे उनका जोड़ कर देंगे, जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी चलेगी। दोस्तों ये एंट्रीज तो जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, उनको मैं जितनी भी एंट्री बनती है अपनी, मैं उनको अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो इस का मतलब मेरा यही समझाना था कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो जनरल का जो फॉर्मेट होता है वो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे। और आगे दोस्तों हम जनरल एंट्री करेंगे अपनी जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर। तो दोस्तों अब अपना जो प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो शुरू हो जाता है। अब तक आज हमने क्या कर लिया जी, खातों के प्रकार देखें, उसके अंदर हम ब्रिटिश जो प्रणाली देखी, उसके अंदर हम 3 प्रकार के खाते देखे, व्यक्तिगत खाते, रियल खाते यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये हमने देखे। अमेरिकन अप्रोच देखी, उसके अंदर हमने 5 प्रकार के खाते लिए, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट, ये हमने लिए। उसके बाद में दोस्तों हमने क्या किया कि हमने अपने जनरल को समझा, उसकी विशेषताएं जानी और हमने उसका फॉर्मेट आज हमने देख लिया है। तो आगे दोस्तों अपना एंट्रीज हम जनरल के अंदर करेंगे। सबसे पहले आप यही समझ गए होंगे कि जो भी अपने बिजनेस के अंदर जो लेन देन होगा, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होगी, तो उसका सबसे पहले लेखा कहाँ पर होगा, उसका सबसे पहले लेखा जनरल के अंदर होगा। तो हम यहाँ पर जनरल के अंदर इसका हम लेखा करेंगे। और लेखा हम किस सिद्धांत पर करेंगे, किस हम अवधारणा के आधार पर, किस हम कंसेप्ट पर करेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर, यानी ड्यूल एस्पेक्ट जो अपनी अप्रोच थी उसके आधार पर हम अपना लेखा करेंगे। वो क्या कहती है कि प्रत्येक लेन देन से कम 2 खाते इफेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पर 2 खाते इफेक्ट हुए, एक खाते को हम डेबिट करेंगे, दूसरे खाते को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये अपनी जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो अपनी कहती है। तो दोस्तों दोहरा लेखा प्रणाली का मैंने बताया था, उसका जनक और उसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, लुकास पेसियोली ने किया था। मैंने आपको बताया था जो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे, जो एक क्या थे, मैथमेटिशियन थे, वो मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास के अंदर। और दोस्तों मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट बात बनती है वो मैंने आपको बताई है जनरल के विषय में। अब दोस्तों हम जनरल की एंट्रीज अगली क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों अब भी कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप दोस्तों कमेंट्स के जरिए आप पूछ सकते हो। मैं कमेंट्स के जरिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन करने की पूरी प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।